Hello student, welcome to my YouTube channel Student with RK. My name is Dr. Ravind Kumar, BMS second year student and हम यहाँ पर हमने नीट के रिगार्डिंग लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटजी स्टार्ट किए हैं और प्लीज़ इस वीडियो को वही देखें जिन्होंने अच्छे से चैप्टर्स कर रखे हैं सारे, चाहे वो बायोलॉजी के रिगार्डिंग हो। हमने बायोलॉजी भी अपलोड किया है साथ साथ में, है ना। बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड जो भी कंटेंट है वो सारा कुछ हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड अपलोड किया हुआ है ना। वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं आप। एंड यहाँ हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री जो जितनी भी होगी, है ना। फर्स्ट टाइम पहले फिजिकल केमिस्ट्री देन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे आएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट आपको पता है, इससे लगभग दो क्वेश्चन फिक्स हैं, इससे दो क्वेश्चन आने ही होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 8 मार्क्स के लिए हम इसको पढ़ेंगे और विद इन 1 आवर, ठीक है ना। 1 आवर से लेस देन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को वही लोग देखें क्योंकि बेसिकली मैं आपको यहाँ पर वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं ये पूरा डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊँगा। ये वैसे लिखा हुआ है सारा कुछ, आप इसको नोट्स को पॉज करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा नहीं पूरा, है ना। मैं आपको क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होंगी वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आपको पता है जो अपने पास जो भी मैटर होता है उसकी 3 फेजेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। उसमें से हम सॉलिड स्टेट को बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लिक्विड और गैस को हम बीओजी बिहेवियर ऑफ गैसेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिक्विड को भी हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठोसों के गुणधर्म, ठीक है ना। यहाँ पर आप साथ में अगर आपको बेसिकली डेफिनेशंस चाहिए, ठीक है, तो आप बेसिकली वीडियो को पॉज करके साथ में देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये सारी आपके लिए है, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए ठोसों के गुणधर्म क्या क्या, ठोसों के गुणधर्म होते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। उच्च घनत्व गलनांक सारा कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ठोसों की क्रिस्टल संरचना में परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। एक ठोस की क्रिस्टल संरचना कुछ इस टाइप की, ये देखिए एक ठोस की क्रिस्टल संरचना इस टाइप की। अब इसमें या कॉर्नर्स पे कहीं भी जहाँ भी अपने पास प्रेजेंट है परमाणु है, अणु है या आयन है, तीनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को मौलिक आधार पर अपने पास 4 प्रकार के होते हैं। ये आप केमिकल बॉन्डिंग यानी इनऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ कि सॉलिड, सहसंयोजी, आयनिक, आणविक और धात्विक 4 प्रकार के होते हैं ठोस, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने पास चारों में से ही अगर हम बात करें तो अपने पास धात्विक ठोस, है ना। जो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इन चारों की ही बात कर लें तो अब क्रिस्टल संरचना के आधार पर इनको 2 प्रकार होते हैं। वास्तविक ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के नाम से इसका फेमस होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। एंड सेकंड होता है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस एंड सेकंड है ये देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। छोटी क्रमबद्धता ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अति शीतित द्रव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अति शीतित द्रव मैं आपको, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेसिकली क्या हमको पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। आपको आपने होपफुली आपको पहले चैप्टर थोड़ा पढ़ा होगा आपने अच्छे से, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। जो नॉर्मली देखिए एक चैप्टर जब चलता है, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब एक चैप्टर चलता है ड्यूरिंग क्लास तो क्लास में वही चैप्टर अपने पास 10 आवर, है ना, 20 आवर 24 आवर तक चलता है आराम से, है ना। 10 आवर तो मैंने बहुत कम बता दिया, इससे भी ऊपर ऊपर चलता है चैप्टर। जब वही हम नीट के रिगार्डिंग लास्ट टाइम देखते हैं तो वही हम 2 आवर में 1 आवर में कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल याद भी होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 आवर में 1 आवर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल संरचना के आधार पर जो ठोस होता है वो 2 प्रकार का है, वास्तविक या क्रिस्टलीय ठोस एंड सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। इनमें क्या क्या अंतर हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या अंतर हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि गुणधर्म वास्तविक ठोस और छद्म ठोस। छद्म ठोस यानी कि अतिशीतित द्रव, उसमें क्या है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि जैसे हमने बोला NaCl ये क्रिस्टलीय होगा या अक्रिस्टलीय, तो जिसको हम फॉर्मूला बेस्ड जिसका लिख सकते हैं उसको हम क्रिस्टलीय बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। जिसका फॉर्मूला मुँह से बोलेंगे वो वास्तविक ठोस होगा, जिसका नहीं बोल पाए वह छद्म ठोस। जैसे कि आप प्लास्टिक बोलिए, आप प्लास्टिक, क्या आप ये प्लास्टिक का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते,
तो इसको क्या बोलेंगे हम, छदम या छदम ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे कि अपने पास इसके इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि वास्तविक ठोस होता है उसकी प्रकृति विषमदैशिक है और इसकी प्रकृति समदैशिक होती है। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है जो आपको बस ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना, गलनांक, गलन ऊष्मा, सारी चीज़ें सिंपल होती हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये विषमदैशिक होता है और वास्तविक ठोस V4 विषमदैशिक, V4 विषमदैशिक है ना, VV ऐसे याद किया हुआ है इसको। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर चारों ही जो ठोस हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। चारों ही ठोस की प्रॉपर्टीज़ हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर चारों ही ठोस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर गिवन है ना, सॉरी एग्जांपल्स गिवन है। सहसंयोजित ठोस में हीरा है, क्वार्टज है, ठीक है ना, ग्रेफाइट है। हीरा ग्रेफाइट सब सेम ही है। ठीक है, कार्बन के जो अपर रूप हैं वो सारी चीज़ें। आयनिक ठोस NaCl MgO ZnS CaF2 आयनिक ठोस। ठीक है, CaF2 ZnS की हम बात भी करेंगे, NaCl की भी आगे चल के बात करेंगे। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में तो अपने पास जो धातुएं होती हैं है ना, वो सारी चीज़ें धातुएं अयस्क हैं, वहाँ यहाँ पर उनकी बात नहीं की जाएगी। आणविक ठोस I2CO2 HCl और H2। ठीक है ना, HCl भी आणविक हो गया। ठीक है ना, और अपने पास I2CO2 ठोस CO2 होता है, वो आणविक ठोस होता है। चलिए अब बात करते हैं हम। ठीक है ना, हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि एक चालक के स्थान में अपने पास क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है ना, ध्यान रखिए, शुद्ध जालक में, जालक संरचना में परमाणु, अणु या आयन द्वारा घिरा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन द्वारा। विषमदैशिक और समदैशिक की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई थी कि जो क्रिस्टलीय होता है वो होता है विषमदैशिक। ठीक है, वास्तविक तो होता है। और अक्रिस्टलीय अपने पास क्या होता है, समदैशिक। ठीक है ना, इसमें क्यों इसको बोलते हैं, तो देखिए मैं आपको दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रिस्टलीय की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, क्रिस्टलीय की आप देखिए, इस क्रिस्टल को आप इस साइड से देखिए और इसी क्रिस्टल को आप इस साइड से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस साइड से देखने पर ओनली दो ही अपने पास क्या आ रहे हैं, परमाणु लाइन में आ रहे हैं, तो दो परमाणु आ रहे हैं। तो आप जब इसको कट करेंगे या फिर इसके गलनांक उत्तांक देखेंगे तो आपको क्या होगा, इसके गलनांक उत्तांक में इसकी अपेक्षा क्या आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ चार परमाणु आ रहे हैं, यहाँ दो ही परमाणु आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु कुछ इस तरह से अलाइन होते हैं, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो लगभग जिधर इतने परमाणु आ रहे होते हैं, लगभग उधर भी उतने ही परमाणु आ रहे होते हैं। तो अपने पास क्या बोलते हैं, उसमें जो ज़्यादातर जो जनरली चीज़ें होती हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, वो उसके क्या होते हैं, लगभग सभी दिशाओं में एक जैसी होती है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, विषमदैशिक में भौतिक गुणधर्मों का अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रकृति होना विषमदैशिक कहलाता है, जैसे विद्युत व ताप चालकता। ठीक है ना, और समदैशिक में अनिश्चित क्रिस्टल संरचना के कार्य मानते हैं कि भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति सभी दिशाओं में कैसी होती है, एक जैसी। समदैशिक में अपने पास क्या आ गया, छद्म ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शीतलन वक्र। ठीक है, आपको पता है अपने पास जो एक ठोस होता है वो पहले ऐसे ऐसे गर्म होगा, फिर द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा, इस तरह से होता है। ठीक है ना, और ये छद्म ठोस में क्या होता है, जो इनका सतत होता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है। और यहाँ पर अपने पास क्या होती है, फेज चेंज होती है। ठीक है ना, फेज चेंज का गुणधर्म किस में है, वास्तविक ठोस में। चलिए सिंपल है। ठीक है ना, प्रायोगिक सत्यापन में यहाँ पर ठोसों का प्रायोगिक सत्यापन, ब्रेग समीकरण एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन के ऊपर नहीं ध्यान रखना है कुछ भी। ठीक है, ओनली फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आने का, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। अगर आपको क्वेश्चंस भी देखना है तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। यहाँ पर आप इनको पढ़िए, सारी चीज़ें अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। ये रही एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, एन है अपने पास, लेमडा है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको डी कैलकुलेट करनी है। ओके, अपने पास साइन थीटा का कन्वर्शन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आने का नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी आने का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा। जनरल डेफिनेशंस, जनरल डेफिनेशंस की बात करते हैं। क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना वह संरचना होती है जैसे मान लीजिए एक कोई सॉलिड है, ये मान लीजिए एक लोहे की रॉड है।
ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, क्रिस्टलीय संरचना, और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई कोश का। ये पूरी की पूरी क्या है, संपूर्ण है। जो संपूर्ण है वो क्या है, क्रिस्टल संरचना है। और एक सिंगल यूनिट वो क्या हो जाएगी, इकाई कोश का हो जाएगी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें एक ये पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल संरचना, और एक सेल वो क्या हो जाएगी, इकाई कोश का। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक क्रिस्टल संरचना। ठीक है ना, वह त्रिविमीय संरचना जो अनंत परमाणु की व्यवस्था को दर्शाती है, क्रिस्टल संरचना। ठीक है, इकाई कोश का। ठीक है, जालक संरचना। अब यहाँ पर ये चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें हैं, देखिए। हाँ, सरल, सबसे पहले जालक संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये चीज़। ठीक है ना, जालक संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जालक संरचनाओं में जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, इकाई कोशिका की, है ना, इकाई कोशिका यानी जालक संरचना, ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। अपने पास सरल घन में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। वैसे आप समझ सकते हैं, सरल घन आप इतना पढ़ चुके हैं, है ना, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली आपने ये तो नॉर्मली चीज़ पढ़ी ही होगी कि बेसिकली सरल घन में अपने पास परमाणु कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं अवेलेबल। ठीक है ना, ओनली कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं, टोटल 8 परमाणु होते हैं इसमें। ठीक है ना, उनका योगदान 1/8 होता है। वैसे इसके लिए Z बराबर 1 होता है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, सरल घन में केवल परमाणु कोनों पर उपस्थित होते हैं, BCC, है ना, जो अपने पास काय केंद्रित होती है। काय केंद्रित में परमाणु कहाँ होते हैं, कोनों पर तो होते ही, यानी कि उसमें SCC जो सरल घन वाली संरचना तो होगी। ठीक है ना, सरल घन वाली होगी, प्लस उसमें एक क्या होगा, एक सेंटर पर भी होगा, एक सेंटर पर परमाणु भी उपस्थित होता है उसमें। तीसरा है FCC या CCP। नाम ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर ये मतलब उसको ऐसा लगता था कि जो FCC होता है वो अलग होता है, CCP होता है वो अलग होता है, लेकिन वो उसका एक ही नाम होता है। ठीक है ना, FCC या CCP एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो अपने पास इसमें आपको ध्यान रखना है कि परमाणु कहाँ होते हैं, घन के कोनों पर होते हैं, और अपने पास कहाँ होते हैं, फलक केंद्रों पर। ठीक है ना, यानी कि परमाणु होंगे घन के कोनों पर, घन के कोनों पर, यानी कि SCC जो सिंपल है वो तो उसमें होगी ही होगी। सिंपल तो BCC में भी होती है और सिंपल FCC में भी होती है, यानी CCP में भी होती है। बस उसमें अंतर इतना है, BCC में सेंटर पर एक परमाणु आ जाता है, और जो FCC होता है उसमें कहाँ जाता है, जो ये अपने पास फलक हैं, इन फलक हैं, टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों पर अपने पास क्या आ जाते हैं, 6 परमाणु और आ जाते हैं। तो 8 घन के कोनों पर होते हैं और 6 फलक केंद्रों पर होते हैं। चलिए, यहाँ पर परमीयता की बात की जा रही है, विष परमीयता और अपने पास मिलर परमीयता, बट अब आजकल के टाइम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप विष परमीयता, मिलर परमीयता बिल्कुल ना देखिएगा। ठीक है ना, ये बेसिकली हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम का विष और मिलर तब इम्पोर्टेंट हुआ करता था, अभी इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ, जो 1/0 होता है वो अनंत होता है। ठीक है, सबको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो बेसिकली होता है स्टूडेंट्स को डाउट, है ना, जो जस्ट 12th पास करके आउट करके आए हुए थे। ठीक, चलिए, भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन में ये बेसिकली बहुत बार नीट में आ चुका है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं जो नीट में आ चुका है। ये घनीय क्रिस्टल में बेसिकली बात करें कि सरल घन में तीनों बराबर होते हैं, BCC और FCC। ठीक है ना, यहाँ चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे एक अंताक्ष देखिए, एक अंताक्ष में ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग होती है। देखिए, अल्फा बीटा अपने पास 90 डिग्री, गामा है। ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली ये क्या चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। वैसे तो इन दोनों में ही सिंपल है, एक अंताक्ष में, घनीय क्रिस्टल में, दोनों में ही सेम है ना। बट ये क्या मतलब है इसका, मैं एक आपको टेबल बताऊँगा। देखिए, मैं आपको टेबल बताता हूँ, ये रही टेबल। ठीक है ना, इस टेबल को बहुत रट जाइएगा, इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो ये इस टेबल को मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, है ना, बस 2 पेज बाद ही। सममितता, इसके बाद बात करते हैं, एक जो क्रिस्टल होता है, घनीय क्रिस्टल होता है, जो अपने पास ये जो देखिए ये गिवन है घनीय क्रिस्टल, इसको हम कितनी तरीके से इसमें सममितता देख सकते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, बिल्कुल नीट के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए अक्षों के लिए नियमितता का नियम है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तल के प्रति 9 प्रकार की, 6 तल विकर्णाकार, 3 तल आयताकार। किसी को पढ़ना है सममितता, किसी के पास किसी को नॉलेज है इसके रिलेटेड तो आप पढ़ सकता है, अदरवाइज मैं तो छोड़ने की कहूँगा। ठीक है ना, मैंने बेसिकली इसको पढ़ के छोड़ रखा है। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी नहीं आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
घन में नंबर ऑफ ट्रायड हो गया, ठीक है ना। केंद्र के प्रति संवेदता केवल एक प्रकार से ज्ञात की जाती है, केंद्र के प्रति संवेदता होती है वो केवल एक प्रकार से ज्ञात की जाती है। छोड़िए बिल्कुल, वेब्रेज चालक इंपॉर्टेंट है अब लाइन ये वाली। वैज्ञानिक वेब्रेज ने सभी वास्तविक ठोसों को 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में विभक्त किया, जिसे 14 प्रकार के जालकों में बांटा गया। 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचना और 14 प्रकार के क्या है जालक, ठीक है। 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं और 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं और 14 प्रकार के क्या होते हैं वेब्रेज जालक होते हैं, ठीक है। अब आता है अपने पास, हमने इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 3 पार्ट्स में से अब आता है अपने पास पार्ट नंबर 1, ठीक ना। सबसे पहले 3 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम जो भी क्रिस्टल संरचना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम त्रुटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम NaCl टाइप, CF2, ZnS टाइप है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहली संरचना जालक बिंदु। जालक बिंदु कहाँ होते हैं? घन में। घन में कोने पर भी होते हैं। कोने पर कुल संख्या 8 होती है और उनका योगदान कितना होता है? 1/8। नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होंगी। काय केंद्र में 1 होता है और उसका योगदान भी 1 होता है। फलक केंद्र में 6 होते हैं, उनका योगदान कितना होता है? 1/2, ठीक है। अब इनसे निकल के आता है कि अपने पास सिंपल में, FCC में और BCC में, ठीक है ना, इसमें कितना जेड का मान होता है, वो इनसे निकल के आता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अब ये टेबल है, बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। इसके लिए फ़ोन को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा बेसिकली इसमें ना ये लिखा हुआ है कि MTGC, इसका मतलब कि ये बेसिकली MTG में भी लिखा हुआ है अच्छे से, है ना। इसकी एक चार्ट बना हुआ है, PDF बना हुआ है। चलिए, घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में इसको सबसे पहले तो आपको इसका नंबरिंग ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है ना। ये मैंने लिख रखा है, ये नंबरिंग के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। सबसे पहले घनीय क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल, दुसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, जस्ट वेट, घनीय क्रिस्टल, दुसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष, ठीक है। सीक्वेंस इसलिए थोड़ा सा उल्टा था कि आपको 4, ये इसको 4 मानना है, इसको 5 मानना है, इसको 6, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिए, घनीय क्रिस्टल, दुसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय और त्रिसमनताक्ष, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली आप इसको एज इट इज जैसे आपने इसको लर्न किया हुआ है वैसे करिए, है ना। मैंने ऐसे किया हुआ था 0122102, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये देखिए, जब अपने पास अल्फा बीटा बराबर A बराबर B बराबर C है। अब यहाँ पे 0 1 1 मतलब पीछे से हमने एक को अनइक्वल कर देंगे, 2 का मतलब 2 को अनइक्वल कर देंगे, फिर 0 आ गया, तो हम फिर, अच्छा ये यहाँ पर बेसिकली सीक्वेंस उल्टा था, तो 4th यहाँ पर है ना, 2 है फिर से, तो 2 का मतलब दोनों को फिर से अनइक्वल, फिर 1 है तो 1 को अनइक्वल और फिर लास्ट में 0 है, तो अपने पास सब कुछ इक्वल, ठीक है। ऐसे हमने इसको याद किया हुआ है, ठीक, क्योंकि ट्रिक्स अपने पास ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पर आपको इनके क्या ये जालक संरचनाएं होती हैं टोटल, आप देखेंगे तो जैसे वो लाइन लिखी हुई थी ऊपर, है ना, ये वाली लाइन, कि अपने पास 14 प्रकार के विब्रेश चालक होते हैं, 14 प्रकार के विब्रेश चालक, ये लाइन लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास यहाँ पर जो जालक संरचना है, जो ये रही जालक संरचना, ये टोटल कितनी है? 14 है। देखिए, 3 4 5 और 5 4 9 और 2 11 और 3 14, टोटल 14 प्रकार की विब्रेश चालक संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक में कौन कौन सी जालक संरचना है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आइडिया याद किया हुआ है, BSF, BS, BSFA, SA और SSS, ठीक है। ये अलग अलग हैं सबके लिए, ठीक है ना। BSF, BS, BSFA, SA, SS, SA, अच्छा ये थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा है ना, तो इस वजह से आपको देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, BSF, BS, BSFA, SA, SS और S, है ना। BSF का मतलब बॉडी सेंटर, फलक केंद्रित, और S का मतलब सरल घन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसको याद किया हुआ है। B का फॉर बॉडी सेंटर, है ना, सरल घन और फलक केंद्रित, ऐसे इसको याद किया हुआ है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में NaClCu, है ना, श्वेत NaClCu KCl जिंक ब्लेंड होता है, श्वेतन SnO2 TiO2, ठीक है। विषमलंबाक्ष गंधक BSO4, एकंताक्ष गंधक PbCrO4, ग्रेफाइट CDS, कैल्साइट HGS और लास्ट में K2Cr2O7 और CuSO4 पर 5:2। ये सारे के सारे NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको याद होने चाहिए।
षटकोण में जनरली आपको याद नहीं रखना है, अपने पास से है ना 6 वाले में नहीं आता है, जनरली 4 वाला ही आपको याद रखना है। फिर भी आपकी श्रद्धा है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बट नीट के लिए नहीं ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। संकलन क्षमता होता है N/V, ठीक है ना। प्रति इकाई कोशिका में परमाणु का आयतन अपॉन इकाई कोशिका का टोटल आयतन, उसको क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पे क्वेश्चन आ चुका है, आगे बताया जाएगा। परमाणु में 3 प्रकार का अपने पास क्या होता है? संकुलन होता है। एक विमीय संकुलन हो गया, ठीक है। द्विविमीय संकुलन जिसमें अपने पास क्या होता है? वर्ग आता है। और अपने पास द्विविमीय संकुलन में अपने पास कौन सी चीज़ें हो गई? द्विविमीय संकुलन में वर्गाकार और षटकोणीय, ठीक है, वर्गाकार और षटकोणीय, ठीक है। वर्गाकार संकुलन में आपको पता है कि ऐसे वर्ग होता है, ऐसे इस तरीके से अलाइन होते हैं। षटकोणीय में अपने पास इसका क्या बनता है? षटकोण टाइप बनता है, ठीक है ना, ऐसे षटकोण टाइप बनता है, ठीक है। इनके परमाणु के केंद्रों को मिलाते हैं तो अपने पास षटकोण बनता है। आप इनको, आपको जो भी जिस पॉइंट में भी ज़्यादा इशू रहे ना कि आपको इस पॉइंट में थोड़ा सा कम आता है, ठीक है, तो वहीं आप वीडियो को पॉज करके और आप क्या पढ़ेंगे इसका, ये लाइंस, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो मैं बोल रहा हूँ सारा क्लियर होगा। दूसरा तीसरी पंक्ति परमाणु प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हैं, ऐसा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वर्गाकार में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, यानी कि एक परमाणु दूसरे अन्य 4 परमाणु से घिरा होता है। ये होता है वर्गाकार। जैसे देखिए ये परमाणु है, वर्गाकार में इस तरह से घिरा होता है, तो आप इस परमाणु को देखिए, इस परमाणु को, ये टोटल 4 परमाणु से घिरा होगा, इसको बोलते हैं वर्गाकार। संकलन क्षमता होती है 52.4, तो संकलन क्षमता यानी घिरा हुआ स्पेस 52.4 है, तो रिक्त स्पेस 100 में से कर दीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा? 47.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपने पास संकलन क्षमता और रिक्त स्पेस। कभी कभी रिक्त स्पेस का भी आता है ना, खाली स्थान का भी। तो यहाँ पर और संकलन क्षमता सेकंड वाले में षटकोणीय में कितनी होती है? 60.4, तो 52.4 एंड 60.4, ठीक है। तो रिक्त स्पेस 39.6 वो निकाल सकते हैं। अब आता है त्रिविमीय, ठीक है ना। ये एक सरल घन हो गई, सबसे पहले एक विमीय हो गई, एक विमीय द्विविमीय हो गई, द्विविमीय में वर्गाकार और षटकोणीय, षटकोणीय के बाद अब थर्ड आता है अपने पास त्रिविमीय। त्रिविमीय में आपको ध्यान रखना है, ओनली 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो SCP आता है और एक FCC या CCP आता है। एक SCP आएगा, दूसरा आएगा FCC या CCP, ठीक है। क्लोज्ड पैकिंग निबिड़ संकुलन में SCP और CCP या FCC की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास नोट्स वाली क्लोज पैकिंग BCC भी दे रखा है, और उसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे। अभी आप 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ना, यहाँ पर SCP व CCP दोनों में ही 2 परतों तक परमाणु का व्यवस्थीकरण समान होगा, क्योंकि हम त्रिविमीय की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम तीन परमाणु के क्रम की बात करेंगे, ठीक है ना, 3 लाइन ऑफ अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। एक विमीय में ओनली 1 लाइन अरेंजमेंट था, ओनली इतना। द्विविमीय में हम एक और तल की बात करने लग जाते हैं, और त्रिविमीय में हम क्या, थर्ड की बात करने लग जाते हैं। तो ये त्रिविमीय में जो SCP और FCC हैं उसमें दो परतों तक परमाणु का व्यवस्थीकरण सेम होगा, थर्ड में अलग होता है, तो वही थर्ड की बात करते हैं। चलिए, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति, ठीक है, इसकी बात करते हैं साथ में। यहाँ पर अपने पास क्या होता है? ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ही होता है, जहाँ पर अपने पास क्या होता है, एक चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति क्या हो जाती है? बन जाती है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति बन जाती हैं। हम उन्हीं चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों की बात करते हैं कि ये 4 परमाणु से मिलकर बनती है। चतुष्फल की रिक्ति 4 परमाणु से, चतुष्फल के 4 से, और अष्टफल के कितने से बनेगी? 6 से, है ना। ऐसा मत कर दीजिएगा कि अष्टफल के 8 से, है ना। चतुष्फल के 4 से मिलकर बनती है और अष्टफल के 6 परमाणु से, अष्टफल के किससे? 6 परमाणु से। चलिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले षटकोणीय यानी कि SCP, सबसे पहले SCP की बात की जा रही है, SCP निबिड़ संकुलन की बात की जा रही है। तो अपने पास SCP की बात करें तो इसका चतुष्फल की रिक्ति के केंद्र मानकर जुड़ते हैं तो प्राप्त संरचना SCP कहलाती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसका टाइप होता है ABAB, यानी कि जो तीसरी होती है वो प्रारंभिक की पुनरावृत्ति करती है, जो तीसरी संरचना होती है, तीसरी जो लेयर होती है वो फर्स्ट वाली की पुनरावृत्ति करती है, तो इसको ABAB टाइप बोला जाता है। Z बराबर 6 होता है, इंपॉर्टेंट है, Z बराबर 6, और AB टाइप संरचना होती है, और Z बराबर 6 होता है, बस इतना ध्यान रखिए। संकुलन इसके एग्जाम्पल्स होते हैं
एग्जाम्पल BEMGZN, और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं नीचे नीचे बता देता हूँ। BEMGZN इसके हैं और उसके हैं FECU, AG और AU, है ना। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, बस चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान रखने का। BEMGZN, FECU, AG और AU। इसका संकलन क्षमता होता है 74%, ठीक है। रिक्त स्थान 26%, वो रिक्त स्थान को याद ना रखिएगा कभी, ठीक है, वो तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं 100 से। तो संकलन क्षमता इसकी होती है 74%, और उसकी भी अपने पास CCP में भी संकलन क्षमता अपने पास 74% ही होगी। देखिए इसकी भी संकलन क्षमता 74%। जेड बराबर इसमें 4 होता है CCP या FCC में, ठीक है। और जेड बराबर 4 कैसे कैसे होता है वो चीज़ें आप सिंपली होंगी, वो चीज़ आप समझ सकते हैं ना। क्लास में आपको आपको कंप्लीट देखना है तो आप चैनल पे जाके कंप्लीट वीडियो भी चेक कर सकते हैं इसके लिए, है ना। तो जेड बराबर 4 यहाँ कॉर्नर पे होते हैं, और अपने पास जो फेस अपने पास इसके फेस सेंटर्ड होता है ये वाला, है ना इसका, तो उस पर भी एक सेंटर पे होता है, तो उसका योगदान 1/2 होता है। वो 6 होते हैं, तो 6 × 1/2 कितना हो गया 3, और एक 1/8 अपने पास टोटल 8 होते हैं कॉर्नर्स पे, तो उनका योगदान 1 हो गया। तो 3 + 1 क्या हो गया टोटल 4। FECU, AG, AU इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अपने पास यहाँ पर BCC दिया हुआ है, BCC, ठीक है। BCC में जेड बराबर 2 होता है, ठीक है ना। BCC में जेड बराबर कितना होता है 2 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 8 होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में चकमा खा जाते हैं। BCC में समन्वय संख्या इसकी कितनी होती है 8 होती है, ना कि 1 2 3 कुछ नहीं होती है ना। BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है जेड बराबर 2 होती है। इसके एग्जाम्पल्स नॉर्मल याद रख सकते हैं, तो यह रख लीजिए। फर्स्ट समूह के तत्व होते हैं ली, ना के RBCS, ये तो होते ही हैं, ठीक है। बाकी FE वगैरह भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल क्यूबिक में अपने पास, सिंपल क्यूबिक में तो आपको पता है यहाँ पर टोटल कॉर्नर्स पे ही परमाणु होते हैं, ठीक है। इनका योगदान जेड बराबर 1 होता है। संकलन क्षमता 52.4। अच्छा BCC की संकलन क्षमता कितनी थी 68%, है ना। BCC की संकलन क्षमता कितनी थी 68%, और उनकी दोनों की FCC और SCP की टोटल थी 74%, 74%। चलिए यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से, यौगिक का सूत्र बनाने से संबंधित, ठीक है ना। यौगिक का सूत्र बनाने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। ये सारे के सारे अपने पास उसी से रिलेटेड हैं, और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आगे ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें जेड से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। और चलिए अपने पास उतना पार्ट भी था, ठीक है ना, वहाँ तक पार्ट है अपना। चलिए ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। यौगिक का सूत्र बनाने से संबंधित प्रश्न आप करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। दिया है अपने पास। अच्छा एकांतर घन में एकांतर फलक केंद्र में 2 फलक प्राप्त होंगे, घन में एकांतर कोर केंद्र में 4 कोर केंद्र प्राप्त होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर एक फलक से चलें और वापस से उसी फलक पर आएँ, ठीक है, एक फलक को छोड़ करके, है ना। जैसे हम मान लीजिए इस ऊपर वाले फलक से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे बगल में आए, फिर हम नीचे गए, नीचे करके पीछे गए, और पीछे करके वापस इस पे आए। तो हम अगर एक एक फलक को छोड़ दें, जैसे हमने पहले देखिए देखिए बता रहा हूँ फिर से, ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं। पहले हम ऊपर वाले फलक पर रहे, ठीक है, फिर हमने बगल वाले को छोड़ दिया, फिर हम नीचे वाले को काउंट कर लिया, फिर हमने बगल वाले को छोड़ दिया, फिर ऊपर वाले को काउंट कर लिया। तो ऊपर से तो हम वापस से गए ही थे, तो इसको काउंट किया, बिल्कुल नीचे वाले को काउंट किया, तो कितने हो गए 2 हो गए। इसी तरह कोर केंद्र भी 4 प्राप्त होते हैं, ठीक है। टोटल अपने पास कितने होते हैं अपने पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये रहा। ए परमाणु घन के कोनों पर है, लेकिन उसमें से एक परमाणु गायब हो जाता है। बी परमाणु 50% फलक केंद्रों पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके, है ना, इसका सॉल्यूशन ना देखिएगा, है ना, इसका सॉल्यूशन मत देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए करने का, आप खुद करने का ट्राई कीजिए इसको। मैं आपको क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ कि ए परमाणु घन के कोनों पर है, तो ए परमाणु है कहाँ,
ए परमाणु कहाँ उपस्थित है? घन के कोनों पर, ठीक है ना। मैंने आपको फर्स्ट वाला वो क्वेश्चन ब्लर हो गया, मैं आपको करके बता देता हूँ। ए परमाणु कहाँ है? घन के कोनों पर उपस्थित है, ये रहा घन के कोनों पर, ठीक है। ए परमाणु, ओके, सारे के सारे घन के कोनों पर। उसमें से ए परमाणु गायब हो जाता है। मेरे को बताइए, टोटल 8 परमाणु होंगे, ठीक है ना। 8 का और कितना होता है योगदान? 1/8 होता है। लेकिन उसमें से अपने पास क्या होता है? एक परमाणु गायब हो गया, तो गायब हो गया तो टोटल कितने बचे? 7 बचे, और उनका योगदान कितना था? 1/8, तो कितना हो गया? 7/8, राइट। अब पूछा है बी परमाणु 50% फलक केंद्रों पर। मेरे को बताइए फलक केंद्र टोटल कितने होते हैं? फलक केंद्र क्या टोटल अपने पास 6 होते हैं। 6 में से 50% पर है, यानी कि कितनों पर है? टोटल 3 पर है। और योगदान कितना होता है? 1/2 होता है फलक केंद्रों का। तो 3 इंटू 1/2, तो 7/8 और 3/2। तो देखिए ए हो गया अपने पास, 7/8, और बी क्या हो गया? 3/2, है ना। आप 7/8 और अपने पास एंड रेशियो 3/2 कर सकते हैं। इसका आप अनुपात ले सकते हैं, 8 आ जाएगा, तो 7/4 7, तो A7B12, ठीक है ना। A7B12, ठीक है। आप इसका ये किसी को दिक्कत आती है इसमें, तो आप नॉर्मली ध्यान रखिए, इनका एलसीएम निकालिए दोनों का, जो भी अपने पास अगर अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं आई थी, 7/8 आया और दूसरा आया था 3/2। दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 आ गया, तो 8 से ये आ जाएगा अपने पास 7, और यहाँ पर आ जाएगा 4×12, 7:2। तो इसको रख लीजिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए, बस A7B12, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 दे रखे हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट 5 वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। सिंपल है वैसे, है ना, इतना अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। 5, 6, 7 ये भी अपने पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसमें से अच्छे से, अगर आपको करनी है, ठीक है। आंसर साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है इसके। चलिए, क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल संरचना का गणितीय निरूपण SC में क्या होता है? R/2 होता है। आपको पता है R बराबर क्या होता है? A/2, परमाणु त्रिज्या R बराबर A/2। सेकेंड, BCC में R बराबर √3A/4, सिंपल में होता है R बराबर A/2, R बराबर √3A/4, और FCC में कितना होता है? R बराबर A/2√2, ठीक है। तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अच्छा, इसको मैं आपको समझाऊंगा, है ना, एक सेकंड दीजिए बस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसको, कि सबसे पहले क्या होता है सरल में अपने पास R बराबर क्या होता है? A/2। BCC में R बराबर √3A/4, और FCC में क्या होता है? R बराबर A/2√2। तीनों के तीनों एक जगह पे लिख लीजिएगा, है ना, नोट पैड में, स्टिकी पैड में, ऐसे भी लिख के, और याद रखिएगा इनको, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। आई थिंक आप बोर तो नहीं हो गए ना। हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे बी पार्ट तक, क्योंकि बी और सी पार्ट बहुत छोटे हैं, तो वो एक साथ हो जाएंगे। हम इसको ये पार्ट को फर्स्ट टाइम में क्लियर करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ही है बस। अच्छा, घन में फलक केंद्रीय विकर्ण की लंबाई, ये अपने पास टोटल 6 फलक होते हैं, तो हमने जैसे एक फलक लिया, निकाल लिया हमने एक फलक, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? √2a होती है। अच्छा, तो काय केंद्रीय विकर्ण की, यानी कि काय केंद्रीय विकर्ण का मतलब ये अपने पास एक घन है, ये घन है, इसमें इस कोने से लेकर के और इस कोने तक की मध्य की दूरी, देखिए दो अलग अलग फलक हैं ये, है ना, एक नहीं है। एक फलक होता तो ये होता ओनली, इन दो के मध्य दूरी, ये इन दो के मध्य दूरी तो √2 है, लेकिन इन दो के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? √3, ठीक है, बस ये था। FCC में R बराबर √3A/2। अच्छा, समन्वय संख्या मैंने आपको बताया था, BCC में मैंने आपको अभी याद भी कराया था कि Z बराबर कितना होता है? 8, BCC में समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सरल घन में 6 एंड CCP में 12, 6, 8, 12, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रति इकाई परमाणु सरल घन में 1, BCC में 2 और FCC में 4, 1, 2 और 4, सिंपल। नेक्स्ट नीचे घनत्व, ठोस का घनत्व, इस पर बहुत क्वेश्चंस आपको पता ही है, इस पर कितना क्वेश्चंस आता है। घनत्व D बराबर Z×M×N×A³, ठीक है ना। V आयतन दे रखा है, आयतन अपने पास क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? A³ होगा, ठीक है ना। अगर घनाभ हुआ तो A×B×C भी होगा, बट घनाभ का क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो अपने पास हमको क्यूब का ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अच्छा, ए पे अपने पास नीट 2016 में क्वेश्चन, ये तो ओनली बस हमने एक लिखा है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए मैं बता देता हूँ जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए, कि अगर मॉलिक्यूलर वेट परमाणु भार या अणुभार हो तो एन अवोगाद्रो संख्या होगी। ये अगर अणुभार हुआ ऊपर तो ये क्या होगी, अवोगाद्रो संख्या होगी। अगर ये मास हुआ एम तो अपने पास इसमें क्या होगा, तो एन क्या होगी, कुल परमाणु की संख्या जो दिए होंगे जो भी परमाणु, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आराम से करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं गिवन, आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, रो बराबर जेड इन टू एम अपॉन ए क्यू, यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारे के सारे चैप्टर्स के जो भी अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे वो सारे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, बट आप इसके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन है वो सब आप देख लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन हैं, वीडियो पॉज करके आप बेसिकली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए कि सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से घनीय इकाई कोष्ठकाम में कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, ए बराबर 400, ठीक है, 400 पिकोमीटर। आगे बोला गया तो काय केंद्रीय विकर्ण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। काय केंद्रीय विकर्ण, काय केंद्रीय विकर्ण की मैंने आपको पीछे बताया था, काय केंद्रीय विकर्ण होता है √3 है, ठीक है। काय केंद्रीय विकर्ण होता है √3 है, ना कि √2 है, ध्यान रखिएगा, है ना। काय केंद्रीय विकर्ण √3 होता है, तो √3 होता है काय केंद्रीय विकर्ण, √3 इंटू क्या हो जाएगा, ए 400, ठीक है। तो आप इसको √3 इंटू 400 आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और आर बराबर होता है ए बाई, आर बराबर कितना होता है काय केंद्रीय विकर्ण में, घनीय का कोष्ठक में, काय केंद्रीय घनीय कोष्ठक में आर बराबर √3 a/4 होता है, वो भी चलते ध्यान रखिएगा साथ है ना। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करनी है तो इसको करिए, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ बताऊं, जो अभी मैंने आपको संकुलन क्षमता कराई थी कि जो सरल घन होता है ना, उसमें 52.4 होती है, तो उसके पाई की टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 52.4 को हम पाई की टर्म में लिखेंगे तो पाई/6, आपने कहीं भी इसको पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन क्या होगा तो ध्यान रखिएगा। 52.4 को पाई/6 लिख सकते हैं। BCC की 68% होती है, उसको हम √3 पाई/8 भी लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन, कुछ बुक्स इनको ऐसे भी लिखती हैं, ठीक है। और अपने पास जो लास्ट है 74% जो अपने पास किन की होती है, ये तो SCP की भी होती है और अपने पास CCP वाले की भी होती है, SCP और CCP यानी कि FCC, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी दोनों की कितनी होती है, संकलन क्षमता 74% होता है, उसको पाई/3√2 भी लिख सकते हैं, पाई/3√2, ठीक है। तीनों को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इनके बेसिकली मैं आपको इसके प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, है ना। आप मेरे को बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको इसके नोट्स प्रोवाइडेड चाहिए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, संकुलन क्षमता, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, संकुलन क्षमता आपको इस आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसका ऊपर डेफिनेशन भी बता चुका हूँ कि एक कोष्ठका का आयतन अपॉन टोटल आयतन, ठीक है, ये था। तो इसके लिए संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, ईटा बराबर क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता 52.4 या पाई/6 होगी, ठीक है। BCC के केस में अपने पास, BCC के केस में कितनी हो गई, 68% √3 पाई/8, और FCC के केस में 74% पाई/3√2। देखिए स्टूडेंट, आपको बेसिकली किसी को लग रहा होगा कि बेसिकली ये बेनिफिशियल नहीं है, बट ये आप श्योर रहिए कि इसमें अभी नीचे भी और सेकंड नोट्स अवेलेबल हैं, है ना। 79 पेजेस हैं, बट वो अलग हैं, है ना। इतना बड़ा अपने पास क्लास नहीं है ये, है ना, ये कुछ ही पेजेस का अलग, वो 40 के समथिंग पेजेस का है, ठीक है। तो आप बस इतना श्योर रहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और इसके सबसे लास्ट में मैंने इसके शॉर्ट नोट्स, जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके एक पेज में अपने पास मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको पीछे पेज जाके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको पहले पढ़िए अच्छे से, और तब इस वीडियो को देखिए, है ना। पहले चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, फिर देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर से पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ लिखी हुई है कि अष्टफल की रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जस्ट डबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो अष्टफल की रिक्ति होती है वो अपने पास चतुष्फल की रिक्ति की अपेक्षा बड़ी तो होती है, लेकिन जस्ट डबल नहीं होती है। अष्टफल की 8 का मतलब अष्टफल के नहीं होता है ना, 6 परमाणु 6 ही होते हैं उसमें, ठीक है। अब आते हैं रिक्ति। रिक्ति टोटल से अपने पास जैसे ही परमाणु का अरेंजमेंट आपने देखा है, आपने परमाणु का अरेंजमेंट देखा था, तो परमाणु जब अरेंज होते हैं तो बीच में कोई गैप भी बन जाते हैं, उन गैपों को ही बोलते हैं रिक्ति।
अब उन गैपों में अपने पास किस टाइप की वो रिक्ति बन रही है, यानी कि उन परमाणु को हम जोड़ते हैं तो हमें किस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है, तो उसके आधार पर हमने क्या बोल दिया है, रिक्ति बोल दिया है। पहली है त्रिभुजीय रिक्ति, दूसरी है चतुष्फल की रिक्ति, तीसरी अपने पास अष्टफल की और चौथी अपने पास घनीय भी है। ठीक है, 4 है। चलिए यहाँ पे उन चीज़ों को छोड़िए, है ना, मैं आपको देखिए यहाँ पर बेसिकली हाँ 2 चीज़ें हैं नीट में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरा वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेसिकली इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, किससे रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड कि चतुष्फल की रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या की दोगुनी होती है और अष्टफल की रिक्ति होती है परमाणु की संख्या के समान होती है। ठीक है, Z बराबर n एंड Z बराबर 2n। चतुष्फल की रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या की अपेक्षा की दोगुनी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है, बराबर होती है। अच्छा, और अपने पास उसकी साइज का क्रम क्या होता है, साइज का क्रम सबसे ज़्यादा ये घनीय, जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिज्या का अनुपात ये रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये हो गई, फिर हमारे पास ये हो गई, फिर अपने पास ये हो गई। ठीक है, आप इनको बस 4 को ध्यान रखिए। रेखीय कोई रिक्ति नहीं होती है ना, बस नॉर्मल ध्यान रखिए बस। ठीक है, ये समन्वय संख्या है इनकी 8। मैं आपको घनीय का बता चुका हूँ, 8 होता है, सरल का 6 होता है। ठीक है, ये हो गया 6। और अपने पास मैं आपको उनका भी बता चुका हूँ, किसका, जो SCP वगैरह होते हैं उनका 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, त्रिभुजीय, चतुष्फल के, अष्टफल के और घनीय। ठीक है, अच्छा इसमें से इसकी परास दे रखी है, लेकिन आपको अगर एक चूज करना पड़े तो आप क्या करेंगे, मिनिमम वाला चूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप मिनिमम वाला हमेशा चूज करिएगा। ठीक है, मिनिमम वाला। अगर आपको एक मोर अप्रिशिएट सेलेक्ट करना है, कोई एक अच्छा वाला सेलेक्ट करना है, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम वाला। 0.155 to 0.225, 0.225 to 0.414, 0.414 to 0.732, ये अष्टफल की हो गई। ठीक है, ये चतुष्फल की त्रिभुजीय। इंपॉर्टेंट आपको पता है, 2 ही है इसमें, त्रिभुजीय और अष्टफल के। त्रिभुजीय हो गया अपने पास 0.255 225 टू 0.414 और 0.414 टू 0.732। अब आता है इम्पोर्टेंट चीज़, है ना, जो अच्छा क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो आता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये रिक्ति कहाँ प्रेजेंट है। आपको ध्यान रखना है कि अष्टफल की रिक्तियाँ और चतुष्फल की रिक्तियाँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। देखिए, अष्टफल की रिक्ति होती है ना, कोर केंद्रों पर और काय केंद्र पर। ठीक है, ये है अपने पास अष्टफल की रिक्ति। कोर केंद्र कौन सा होता है, कोर केंद्र ये होता है, देखिए ये लाइन, ये कोर केंद्र है, ये कोर है ना इसका। ठीक है, जिसको आप बेसिकली इसके ए बोलते हैं, ए। ठीक है, तो ये कोर है, इसके केंद्र पर अपने पास क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति प्रेजेंट होती है। कोर केंद्र पर अष्टफल की रिक्ति प्रेजेंट होती है। टोटल कोर केंद्र 12 होते हैं, ये टोटल लाइन कितनी है, 12 हैं। और इनमें हर एक पर अपने पास क्या होती है, हर एक के बीच में अपने पास क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति प्रेजेंट होती है। और एक कहाँ होती है, बिल्कुल काय केंद्र पर होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि अष्टफल की रिक्तियाँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। एक तो कोर केंद्र पर प्रेजेंट है और अपने पास कहाँ है, काय केंद्र पर प्रेजेंट है। ठीक है, कोई कोर केंद्र प्लस काय केंद्र पर अष्टफल की रिक्तियाँ कोर केंद्र प्लस काय केंद्र पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात की अष्टफल, ये FCC के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो FCC के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि चतुष्फल की रिक्ति में टोटल कितने हो जाएंगे, FCC में चतुष्फल की रिक्तियाँ कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएंगे। एंड अष्टफल के कितने हो जाएंगे, जो परमाणु संख्या है उतनी ही, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति की भी रिगार्डिंग बात करते हैं कि सबसे पहले हमने अष्टफल की रिगार्डिंग बात कर ली कि एक कोर केंद्र पर होता है, एक काय केंद्र पर होती है अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अच्छे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। और चतुष्फल की रिक्ति होती है, चतुष्फल की रिक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। प्रत्येक काय केंद्रीय विकर्ण पर 2 चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा काय केंद्रीय विकर्ण कौन सा होता है, काय केंद्रीय विकर्ण बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया भी था। काय केंद्रीय विकर्ण कौन सा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इस पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि काय केंद्रीय में बिल्कुल सेंटर पे कौन सी होती है, अष्टफल की रिक्तियाँ होती है। इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर एक चतुष्फल की होगी, यहाँ पर एक चतुष्फल की होगी, बस सिंपल।
यानी कि ये क्या है कि निर्वकड़, इसमें परमाणु है, यहाँ भी परमाणु है कॉर्नर पे, एक अपने पास, ये तो अष्टफल की है बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में, और इसके दो पार्ट और कर लीजिए बराबर पार्ट, यहाँ पर कौन सी होगी, चतुष्फल की होगी। अच्छा, इसकी मेरे को पूरी लेंथ बताइए कितनी होती है, √3 है, मैंने आपको पढ़ाया था √3 है टोटल लेंथ होती है, तो √3a/2 पर कौन सी होगी, अष्टफल की रिक्ति होगी बिल्कुल मिडिल में। अच्छा, √3a/2 पर अपने पास अष्टफल की हो गई, तो √3a/4 पर अपने पास कौन सी हो जाएगी, चतुष्फल की हो जाएगी, उसके भी आधे पर चतुष्फल की हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, है ना, हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है और बना है और बनेगा, ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दूंगा क्वेश्चन कि √3a होता है अपने पास कोर विकर्ण की लंबाई, ठीक है, काय विकर्ण की लंबाई, और √3a/2 पर अपने पास कौन सी होगी, अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की है, और √3a/4 पर अपने पास कौन सी होगी, चतुष्फल की। चलिए, ये अपने पास दो चतुष्फल की रिक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हो गई, और कोने से लगभग अपने पास कहाँ होती है, 1/4 दूरी पर, 1/4 यानी कि √3a/4 दूरी, √3 अपने पास टोटल डिस्टेंस है, और √3a/4 उसका 1/4 हो गया। क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो मैंने स्लो भी किया हुआ है ना, और आप इसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी फिनिश करना है अपने को। अच्छा, ये पार्ट बी स्टार्ट हो गया, इसके बाद थोड़ा सा बस 5-6 पेजेस हो रहे हैं, है ना, पार्ट बी एंड पार्ट सी बहुत ही सिंपल है, तो होपफुली आपको सेशन सही लगा होगा, आपके सारे जो रिवीजन हुआ होगा वो अच्छे से हुआ होगा, और यकीन मानिए यहाँ पर जितना भी हम करा रहे हैं उसमें से आपका क्वेश्चन बस प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको दिखा भी रहा हूँ क्वेश्चंस, है ना, और आप जहाँ से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, है ना, मॉक टेस्ट वगैरह वो तो चल ही रहा है, बाकी आपके यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर रहेंगे, है ना, बस सिंपल चीज़ों को छोड़कर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी की सारी जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैंने कराई हैं। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो अपने पास चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, है ना, एंड अपने ग्रुप में शेयर करिएगा वीडियो को, एंड हम सेकंड पार्ट में हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, पार्ट बी एंड पार्ट सी को नेक्स्ट पेज में क्लियर करते हैं, और सबसे लास्ट में हम इसके एक पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, फॉर्मूला सारे के लिखे हुए हैं, और सारी अच्छी चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं चैप्टर की, ठीक है, तो वो भी लास्ट में है। ओके, थैंक यू।